नमस्कार दोस्तों, ज्ञान धन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी के ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रही हूँ जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही उपयोगी है। आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा के आप लोग को बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है त वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे त वर्ग के वर्णों का उच्चारण ऑप्शन ए मूर्धा, बी दंत, सी उष्ठ, डी कंठ। तो ऑप्शन बी दंत सही उत्तर है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा देते हैं कि मूर्धा से ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण किया जाता है और दंत से त वर्ग के वर्णों का उच्चारण किया जाता है और ओष्ठ से प वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है और क से क वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे त पूछा है त थ द ध न, तो दंत से त वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है। तो इसे यहाँ ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्येष्ठ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। ज्येष्ठ शब्द का तद्भव शब्द क्या है। ज्येष्ठ यहाँ क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द पूछा है। तो ज्येष्ठ का तद्भव शब्द होता है बड़ा। तद्भव तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो कि बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द जो थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ ज्येष्ठ तद्भव तत्सम शब्द है, तो ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा, बड़ा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने पहले ही बता दिया कि मूर्धा से ट, दंत से त वर्ग के वर्णों का उच्चारण, ओष्ठ से प वर्ग के वर्णों का उच्चारण और कंठ से क वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है। तो यहाँ प फ ब भ म, ओष्ठ से प वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है। तो यहाँ सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, अनिविष्टि का विलोम शब्द कौन सा है। अनिविष्टि का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन सी अनाविष्टि सही उत्तर है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्ण कितने होते हैं, वर्ण होते हैं 52। वर्ण कितने होते हैं, 52। और स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब भी इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, दो ही में च ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं। तो जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वे कौन सा अलंकार कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहलाते हैं, अनुप्रास अलंकार। और ये भी बता देते हैं आपको, जब शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है तो क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं यमक अलंकार। तो यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसलिए क्या कहलाएंगे, वर्णों की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन 7 क्या है, आग कौन सा शब्द है। आग कौन सा शब्द है, आग यहाँ पे तद्भव शब्द है। आग तद्भव शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन बी तद्भव सही उत्तर है। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आग का तत्सम क्या होगा, तो आग का तत्सम होता है अग्नि। अग्नि, आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है। नाक कौन सा शब्द है, नाक रूढ़ शब्द है। नाक क्या है, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है, जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों से एक नया अर्थ निकल के आता है वे योग रूढ़ कहलाते हैं। तो यहाँ पे नाक क्या है, रूढ़ शब्द है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लंबोदर कौन सा शब्द है। लंबोदर कौन सा शब्द है, तो लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका है, गणेश जी। तो एक नया अर्थ निकल के आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, योग रूढ़ सही उत्तर है। योग रूढ़ सही उत्तर है। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा
वसुधा शब्द का अर्थ, वसुधा मतलब धरती, वसुधा मतलब क्या होती है, धरती। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर मतलब होता है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। तो यहाँ ऑप्शन बी सही उत्तर है, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, दयनीय प्रत्यय क्या कहलाते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और जो शब्द के आगे जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ दयनीय में क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई, ई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, मैला आंचल के रचनाकार कौन है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं, क्योंकि क्षेत्र विशेष की विशेषता बताते हैं अपने उपन्यास में, इसलिए ये आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी छायावाद युग की रचना है। कामायनी से और भी क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कामायनी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कामायनी क्या है, तो कामायनी क्या है, कामायनी महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य है। और एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छायावाद का जनक। तो यहाँ ऑप्शन सी छायावाद सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है। वहाँ अलंकार, जड़ मतलब निर्जीव और चेतन मतलब सजीव। तो जहाँ निर्जीव वस्तु को सजीव रूप दे दिया जाता है तो वहाँ पे क्या अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मानवीकरण सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाप पुण्य कौन सा समास है। पाप पुण्य कौन सा समास है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं वे कौन सा समास कहलाते हैं, कौन सा समास कहलाते हैं, द्वंद्व समास। सिर्फ पाप पुण्य, यहाँ दोनों पद प्रधान है तो यहाँ पे कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो आप लोग सोचेंगे से तो अपादान कारक के लिए होता है, तो यहाँ अपादान कारक नहीं होगा। अपादान कारक तब होता है जब अलगाव का बोध होता है, लेकिन यहाँ कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कुल्हाड़ी साधन के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी करण सही उत्तर है, करण कारक होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो नहीं जब आता है तो नहीं निषेधवाचक वाक्य का बोध कराता है, नहीं जो है वो निषेधवाचक वाक्य का बोध कराता है। तो यहाँ ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य सही उत्तर है। दोपहर कौन सा समास है, दोपहर कौन सा समास है, तो पहले पहर कितने हैं, पहर हैं दो, पहर कितने हैं, दो। तो यहाँ दो क्या है, दो संख्या का बोध करा, पहर कितने हैं, दो। तो दो क्या करा, दो संख्या का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे जब संख्या का बोध होता है तो द्विगु समास, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। गुड़ गोबर करना मतलब मजा किरकिरा करना। तो यहाँ ऑप्शन सी मजा किरकिरा करना सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम आपसे इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते, आपको इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।